वेलकम टू लर्न विद प्रवीण। लर्न विद प्रवीण में आपका स्वागत है। तो हम यानी सीरीज में से जो पुरानी वीडियोस देखते आ रहे हैं आपको सब पता है, क्लास 10 हम पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 1 और 2 हमने खत्म कर दिया अपनी पुरानी वीडियोस में, आप उनको जाकर देख सकते हो। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कौन सा चालू करने वाले हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये चैप्टर चालू करने वाला है जो कि है चैप्टर नंबर 3। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे लीनियर इक्वेशन होती क्या है और टू वेरिएबल्स होते क्या है। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी उनको पता है कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स के बीच में क्या अंतर है। फिर से बता देता हूँ वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे कि ए बी सी डी से लेके जेड तक हम वेरिएबल्स को इस तरीके से नोटेशंस देते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स वो नंबर होते हैं जिसकी वैल्यू वेरी करती है। यानी सपोज अगर हम अनश्योर है किसी भी चीज को लेके कि यहाँ पर वैल्यू 2 होगी कि 3 होगी या 1 होगी 4 होगी 5 होगी 6 होगी 7 होगी, क्या होगी, जब हम अनश्योर होते हैं, जब हम अनश्योर होते हैं वैल्यूज को लेके, ठीक है, जब हम अनश्योर होते हैं वैल्यूज को लेके, तब हम क्या करते हैं, हम उसकी जगह x या y या z या इनमें से कोई भी एक वेरिएबल्स को रख देते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी वैल्यू को लेके अनश्योर होते हैं, जब हम किसी भी वैल्यू को लेके अनश्योर होते हैं, तो हम उसके जगह x y z या कोई भी अल्फाबेट से डिनोट कर देते हैं। उनको बोलते हैं वेरिएबल्स। नाम में ही वेरिएबल है यानी उसकी वैल्यू वेरी करेगी। यानी अगर हम कहीं x लिख देते हैं, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट हम अगर 7 लिख देते हैं 6 लिख देते हैं, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई। जहां 6 से 6 को घटा के 7 तो कर नहीं सकते, नहीं 1 कर सकते, नहीं 3 कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को लिखने के लिए हम लोग वेरिएबल्स का यूज करते हैं। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि 6 7 8 9, तो कोई भी एक रियल नंबर कांस्टेंट हो सकता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। यानी 8 रहेगा तो सिर्फ 8 ही रहेगा, 2 है तो सिर्फ 2 रहेगा। जहां पर वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती है वहां कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो ये होता है वेरिएबल, ये हो गया कांस्टेंट। ये आपको कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आ गया। ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट। अब हम समझेंगे लीनियर इक्वेशंस होती क्या है। अभी हमने लास्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स पढ़ा था। ठीक है, पॉलिनोमियल पढ़ा था, हमने अलग अलग टाइप की इक्वेशन पढ़ी थी। हमने एक लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है, x + 2x + 1 = 0, ये लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये लीनियर हो गई। फिर हमने क्वाड्रेटिक पढ़ी थी। क्वाड्रेटिक कैसी होगी, x² + 2x + 3 = 0, यानी इसकी पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक, इसकी पावर 1 है वो लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। बट अब साथ ही साथ यहाँ पर लीनियर इक्वेशन जो बोली बोला गया है, साथ में यहाँ पर क्या बोला गया है, कितने वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल्स में। यहाँ पर कितने वेरिएबल यूज करें, सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज किया गया जो कि है x। ठीक है, तो जब हम नाम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, जब हम नाम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन, यानी कि डिग्री का, लीनियर इक्वेशन का मतलब डिग्री क्या होने वाली है, 1 होने वाली है इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, जब हम 2 वेरिएबल्स लिख रहे हैं, जब हम 2 वेरिएबल्स लिख रहे हैं, इसका मतलब कि उसमें x के अलावा y भी आने वाला है। यानी कि x के जगह y भी हो सकता है, s हो सकता है, t हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, कोई भी 2 वेरिएबल हो सकते हैं। अभी हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल पढ़े थे। ठीक है, अब हम 2 वेरिएबल्स में पढ़ेंगे, 2 वेरिएबल्स में पढ़ेंगे। कितने वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल में। एक एग्जांपल लेके समझते हैं कैसी होती है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं 3x + 4y। ठीक है, 3x + 4y -20, ये एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर यानी x की पावर भी हाईएस्ट पावर 1 है, y की भी हाईएस्ट पावर 1 है, तो यानी ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, x और y। यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, तो यानी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स। आगे समझ में, सबसे पहले इस नाम का मतलब हमने समझ लिया, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। यानी जहाँ पर पावर 1 होनी चाहिए और वेरिएबल्स 2 होने चाहिए, ऐसे इक्वेशंस बोलते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, साथ ही साथ सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ मैथ्स को हमेशा सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, आइदर फ्रॉम अरिथमेटिक वे, अरिथमेटिक तरीके से, दूसरा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और अरिथमेटिक। अरिथमेटिक तो हम पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं।
बड़ी ब्रदर ज्योमेट्रिकल मेथड जो होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं पढ़ना, ठीक है, इसलिए मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो आप सॉल्व करते हैं, हर एक क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल बेस से सॉल्व हो सकता है। तो अब क्वेश्चन आता है सर एक ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा होता है, वो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, बट हम इसको प्रेफर करते हैं मैथमेटिक्स सॉल्व करना, क्योंकि वो इजी और छोटा होता है। अगर कोई क्वेश्चन इतने से में सॉल्व हो जा रहा है तो वहीं ज्योमेट्रिकल में पूरा बोर्ड कर देगा, ठीक है, बस इतना सा अंतर होता है। तो ज्योमेट्रिकल मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, तो जिसको हम जनरली अवॉइड करते हैं, बट सारे क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। ज्योमेट्रिकल मेथड बोल दो या फिर ग्राफिकल मेथड बोल दो या फिर ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बोल दो, सब एक ही चीज़ है। यहाँ तक आपको बात आई समझ में? यहाँ पे मैंने वो क्या पढ़ाया, नाम तो मतलब समझा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यानी कि जहाँ पर डिग्री 1 हो और वेरिएबल 2 हो, ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है, ये हो गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब। अब चलिए इसको समझना हो, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होता है, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं, समझना, ठीक है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गई। अब हम समझेंगे इसका ग्राफिकल मेथड्स, ग्राफ समझने की कोशिश करेंगे लीनियर इक्वेशन का। सबसे पहले हमने पॉलीनोमियल में हमने सीखा था लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कांस्टेंट होता है, या तो टेढ़ी लाइन होगी, ऐसी लाइन होगी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, या तो ऐसी होगी या तो ऐसी होगी, कैसी भी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन फॉलो करता है। जहाँ पर जब हम बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की करते हैं, जब हम बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की करते हैं, ठीक है, जब हम बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की करते हैं, तो हमने पुरानी वीडियो में देखा था, ये हमेशा हाइपरबोला के फॉर्म में ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर्व नेचर शो, क्या कौन सा नेचर शो करती है, कर्व नेचर, ये लाइन फॉर्म में होती है, लाइन नेचर शो करती है, यहाँ तक ठीक है। लीनियर इक्वेशन हमेशा लाइन, लीनियर इक्वेशन हमेशा लाइन नेचर शो करती है, क्वाड्रेटिक हमेशा कर्व, ठीक है। क्यूबिक हमेशा कैसे कुछ इस तरीके से शो करती है, तो एक तरीके से वो भी कर्व होता है, तो क्यूबिक इक्वेशन भी हमेशा कर्व नेचर शो करती है, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पर ना ही क्वाड्रेटिक की बात करने वाले, ना ही क्यूबिक की, हम यहाँ पर बात करने वाले लीनियर इक्वेशन की, ठीक है, लीनियर इक्वेशन की। अभी तक हमने जितनी भी लीनियर इक्वेशन पढ़ी उसमें एक ही वेरिएबल होता था, यानी एक वैल्यू चेंज होगी, y की चेंज हो जाएगी, यानी p ऑफ x की चेंज हो जाएगी पॉलीनोमियल इक्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू भी चेंज होगी, यहाँ पर y की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। अभी अब तक हमने पढ़ा था सिर्फ x की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे x की वैल्यू भी चेंज हो रही है और y की वैल्यू भी चेंज हो रही है, ठीक है। बस इतना सा पढ़ना है इसमें क्वेश्चंस में आपको, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा लीनियर इक्वेशन हमेशा ग्राफिकल में, अगर हम इसको ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करें तो हमेशा एक सिंगल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ होती है। किस फॉर्म में ड्रॉ होती है, लाइन के फॉर्म में ड्रॉ होती है, ठीक है। एक एग्जांपल लेकर हम कोशिश करते हैं, एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। x माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक है, x माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। अब याद रखना, जब भी आपको लीनियर इक्वेशंस बोली जाएंगी तो जब अगर टू वेरिएबल्स होते हैं तो हमेशा उसके साथ एक पेयर और दिया जाएगा, ठीक है। सपोज दूसरा पेयर क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, ये हमने उठा ली दो इक्वेशंस, ठीक है। दो होंगे क्योंकि सॉल्व तभी होंगे जब वो दो होंगे। ग्राफिकल आप एक का भी बना सकते हो, बट सॉल्व करने के लिए आपको दो होना जरूरी होती है, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए। अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको, एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। जितनी वेरिएबल्स होंगी उतनी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपके दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, फिर से कह रहा हूँ, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। सर समझ में नहीं आया, दो इक्वेशन और दो वेरिएबल का क्या लेना देना, वो आपको आगे समझ में आएगा। अगर आपको एक ऐसी इक्वेशन सॉल्व करनी है जिसमें दो वेरिएबल है तो उसकी मिनिमम दो इक्वेशन होनी जरूरी है, तभी सॉल्व हो पाएगी। सर अगर तीन वेरिएबल हुए तो तीन इक्वेशन, अगर तीन वेरिएबल हुए तो जैसे कि x y z, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, तीन वेरिएबल वाली इक्वेशन कैसे दिखती है, ठीक है। तीन वेरिएबल वाली इक्वेशन कैसे दिखती है, सपोज x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0,
ठीक है, x माइनस 2y माइनस प्लस 9z इक्वल टू 0। ठीक है, एक ले लिया हमने 2x प्लस 7y प्लस 8z इक्वल टू 0। ये हो गई लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी पावर 1 है, बट अभी 2 वेरिएबल में नहीं, 3 वेरिएबल में x y z के फॉर्म में होती है। ठीक है, जब 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए रहती है हमको सॉल्व करने के लिए, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जब हम इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं, मैंने जैसा बताया था, अगर हम इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो सीधी सीधी लाइन जाती है, तो ठीक है इनकी सीधी सीधी आती है, इसका भी कोई ना कोई ग्राफ बनेगा। एक रैंडमली हम इसका ग्राफ मान लेते हैं कि ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, इस वाले का, मुझे नहीं मालूम कैसे जाने वाला है, हम प्लॉट करें। चलो एग्जैक्ट प्लॉटिंग करके ही देख लेते हैं, आपको ज्यादा क्लियरिटी देगी। ठीक है, समझते हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं अगर y के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू x, y इक्वल टू x बाई 2। ठीक है, इस ग्राफ प्लॉट करते हैं, y इक्वल टू x, यहाँ पर x, y इक्वल टू x बाई 2। ठीक है, पहली इक्वेशन सॉल्व करें। ठीक है, ग्राफिकल मेथड्स पढ़ा। ठीक है, जो कि 3.1 टॉपिक भी है, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अब समझने की कोशिश करेंगे, अगर हम x की वैल्यू मान के चल रहा है, अगर हम x की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं तो y भी कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है 0 हो जाएगा। ठीक है, y क्या है x/2। ठीक है, अगर x के वैल्यू में 1 ले रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर मैं सपोज 4 ले रहा हूँ तो 4/2 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैं यहाँ पर दूसरे की जगह छोड़ रहा हूँ मैं, इसलिए नीचे हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, ये 0 है। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, x एक्सिस पे हमेशा y इक्वल टू 0 होता है, यानी पूरी लाइन पे y 0 है। सपोज ये y अलग अलग नंबर्स होंगे, सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं, ये 4 मान लेते हैं, ये 1 -1 -2 -3 -4। देखेंगे y की वैल्यू कहाँ पर 0 हो रही है, यहाँ पर, तो यानी इस पॉइंट पर, इस पूरी की पूरी लाइन x एक्सिस पे y हमेशा 0 होगा, और हमेशा अगर ना y एक्सिस पे हमेशा x इक्वल टू हमेशा 0 होगा। कैसे, x कहाँ पर 0 हो रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे, इधर जाएंगे तो भी वैल्यू बढ़ जाएगी, इधर जाएंगे तो कम हो जाएगी, यानी सीधी सीधी ऊपर कितने भी ऊपर चले जाओ, यहाँ से कितने भी नीचे आ जाओ, यानी इस वाले एक्सिस पे हमेशा x की वैल्यू 0 रहेगी। इस ग्राफ को इस तरीके से समझते हैं। ठीक है, चलो प्लॉट करते हैं। x की जब वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी 0 है, तो x 0 y 0 यहीं पर होगा, एक पॉइंट तो यहीं पर हो गया ये वाला। अब दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू अगर हम 1 ले रहे हैं, x की वैल्यू अगर हम 1 ले रहे हैं तो y की कितनी आ रही है, 1/2 लगभग इधर होगा, 1/2 इसको प्लॉट करते हैं, इधर होगा, ये इधर इंटरसेक्ट हुआ, ये पॉइंट मिल गया, कौन सा 1 और 1/2। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर हम 4 ले रहे हैं, 2 आ रहा है, x की वैल्यू अगर हमने क्या ली है 4 ली है, ये कितनी आ रही है 2 आ रही है। चलो इसको प्लॉट करते हैं कुछ इस तरीके से, x की वैल्यू 2 ली थी, सॉरी x की वैल्यू हमने कितनी ली थी 4 ली थी, ये कितनी आई थी 2 ली थी, ये 2 आई थी। अब इस ग्राफ को थोड़ा समझ में देखिए, ये एक पॉइंट है, इसको सीधी सीधी जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से जाती मिलेगी आपको, ये कुछ इस तरीके की लाइन ड्रॉ होगी। कौन सी वाली, ये पहली वाली। ठीक है, दूसरी वाली को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरी वाली, पहली वाली तो ड्रॉ हो गई, दूसरी वाली ड्रॉ करते हैं। ठीक है, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर हम y को सेपरेट कर लेंगे, यहाँ बचा 20 माइनस 3x, y इक्वल टू 20 माइनस 3x अपॉन 4। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर x, यहाँ y। ठीक है, ठीक, x की वैल्यू अगर हम 0 ले रहे हैं, x की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं तो 0 होगा यहाँ पर 3 into 0 0, 20/4
5, x की वैल्यू 0 लेते ही 5 हो जाता है। x की वैल्यू अगर हम सपोज चलो यहाँ पर 0 ले लेते हैं, ये 5 हो गया, यहाँ पर हम -1 ले लेते हैं, इजीली -1 ले लेते हैं। 3 इंटू -1 -3 -3 +3 कितना हो जाएगा +3, तो कितना हो जाएगा 23/4। डैट विल बी समथिंग 5.7, ठीक है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 5.7 होगी, ठीक है। अगर हम 1 ले लेते हैं, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो 20 - 3 17/4 तो डैट विल बी समथिंग 4.2, राइट, अप्रॉक्सीमेटली मान के चल रहे हैं, ठीक है। अभी यार प्लॉट करने की कोशिश, प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी 5 है, y की वैल्यू कितनी 5 है, x की वैल्यू 0 है, यानी 1.2 ये मिल गया, यानी 0 और 5। एक यार प्लॉट करते हैं, -1 x की वैल्यू अगर -1 है, x की वैल्यू अगर -1 है तो ये कितना है 5.7 है, ठीक है, कितना है 5.7 है, तो 5.7 अप्रॉक्सीमेटली 5 अगर यहाँ पर था और 6 अगर यहाँ पर है तो 5.7 समथिंग यहाँ पर होगा, ये इधर ये सेकंड पॉइंट हो गया, सॉरी फर्स्ट पॉइंट हो गया सर, -1 और 5.7, ठीक है। अब 1 जब x की वैल्यू 1 है तो ये कितना है 4.2, तो 4.2 लगभग इधर होगा, ये पॉइंट, यानी क्या ये हो गया। अभी हमने 3 पॉइंट बनाए, देखो ये लाइन यहाँ से कैसी जा रही है, सॉरी थोड़ा सी ग्राफ गड़बड़ हो रहा है, इस तरीके से जा रही है, ठीक है, इस तरीके से जा रही है। तो अब हम इसको और भी अगर एक्सटेंड करते हैं, ये यूं जा रही है और कहीं ना कहीं यहाँ जाके टकराते ही निकल जाएंगे, ठीक है, इसको और अगर प्लॉट करते हो जाएंगे तो यानी पहला ये ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमको क्या मिला, गौर से देखना, गौर से समझना। ये प्लॉट देखने के बाद हमको क्या समझ में आया, पहला तो ये कि जब हम लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करते हैं तो हमेशा लाइन की फॉर्म में होती है, पहला कंक्लूजन हमेशा लाइन के फॉर्म में होती है, प्लॉटिंग हमेशा लाइन के फॉर्म में होती है, कोई कर्व नहीं होता, कोई भी कर्व नहीं होता, यहाँ पर सीधी सीधी लाइन होती है, ठीक है, ये सीधी सीधी लाइन है, कर्व नहीं है, थोड़ा सा ड्रॉ करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, ठीक है। अब देखो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या शो करते हैं, ठीक है, ये आगे जाके एक पॉइंट पे टकरा रहे हैं, यानी एक ये पॉइंट है, यहाँ से देखना, ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे टकराएंगे, दोनों लाइन एक पॉइंट पे टकराएंगे। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, फिर से बोल रहा हूँ, इस पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये वाली जो लाइन जा रही है, ठीक है, ये वाली जो लाइन जा रही है यहाँ पर x और y की एक वैल्यू होगी, यहाँ ये लाइन जा रही है, इसकी भी कोई ना कोई x और y की वैल्यू होगी, तो इस पॉइंट पे आपको नहीं लगता x और y की वैल्यू दोनों लाइन की सेम होगी, सोचो होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि भाई पॉइंट प्लॉट पे ये x होगा, ये y होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी जहां पर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्या कर रही है, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इसी चीज को बोलते हैं सॉल्यूशन, हमको यही निकालना है पूरे चैप्टर। क्या बात कर रहे हो सर, नाम तो बड़ा था लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, इतना से, हाँ भाई बस इतना सही है, ये चैप्टर सिर्फ इतना सही है, हमको ये पॉइंट निकालना है, ठीक है, हमको सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट निकालना है। सर वो तो सब ठीक है, बट अगर हम इतना बड़ा ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे तो सर बहुत टाइम लगेगा। मैंने वही कहा था, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक अर्थमेटिक वाला तरीका होता है, ज्योमेट्रिकल, यानी ज्योमेट्रिक बोलो या फिर ग्राफिकल मेथड बोलो। तो ये ग्राफिकल मेथड हम बाद में सर अर्थमेटिकल मेथड भी सीखेंगे, वो थोड़ा सा इजी और सिंपल पड़ेगा। तो ओवरऑल इस पूरे चैप्टर में हमको सीखना क्या है, सबसे पहले हमें सीखना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है, इसके डिग्री 1 हो जिसमें 2 वेरिएबल है वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होता है। अगर आपसे आजकल कोई पूछता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है, सर वो इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 हो और वेरिएबल्स 2 हो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। और हमको उसमें निकालना क्या है, एक लाइन का प्लॉट करोगे, दूसरी लाइन का प्लॉट करोगे, जहां पर आपस में दोनों एक दूसरे से टकरा जाए उन पॉइंट की वैल्यू क्या है, बस इतना सही फाइंड करना पूरे चैप्टर में, सिर्फ और सिर्फ इतना सही फाइंड आउट करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है, बस इतना सही फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं ना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है।
आपको पता होता है कि मुझे करना क्या है। यानी जब आप इमेजिन करते हो, समझ, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन किसी भी मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन का हम या तो ड्रॉ कर सकते हैं या तो इमेजिन कर सकते हैं। आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग आपको कब लगता है कि आपके मैथ स्ट्रॉन्ग है? जब आपसे क्वेश्चन बनते नहीं, जब आप अर्थमेटिकली वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और साथ ही साथ उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन यानी ग्राफिकल जो मेथड आप ड्रॉ करोगे वो आपको इमेजिन होने लग जाए कि जो मैं नंबर्स के फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूँ और ग्राफिकल के फॉर्म में किस तरीके से वैल्यू चेंज होते चले आ रहे, किस तरीके से प्लॉटिंग होगी। जब ये दोनों को तालमेल आपस में बैठ जाए, अर्थमेटिक सॉल्व करते करते ग्राफिकल मेथड इमेजिन होने लग जाए, दिखने लग जाए मन ही मन में, समझ लेना आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो गई। ठीक है, तो ओवरऑल इस चैप्टर में बस इतने पढ़ना, हमको ये पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल, अलग अलग टाइप की होती हैं। ठीक है, इसके बेसिकली 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं बेस्ड ऑन द सॉल्यूशन। बेस्ड ऑन द सॉल्यूशन वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होते हैं। मैं बोर्ड रख करता हूं फिर आपको बताता हूं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन बेस्ड ऑन सॉल्यूशंस। मैं बताता हूं बेस्ड ऑन सॉल्यूशंस का मतलब क्या है। ठीक है, आपको 3 टाइप की लीनियर इक्वेशन देखने को मिलेगी, 1, 2 और 3। ठीक है, 3 टाइप की इक्वेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से बेस्ड ऑन सॉल्यूशन। पहली, ठीक है, पहले आप जाएंगे तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी देखने को आपको मिलेगी, वो मिलेगी नो सॉल्यूशन। और तीसरी मिलेगी इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। इन तीनों में अंतर क्या है? ठीक है, अब समझिए। पहला तो हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में समझेंगे। ठीक है, किसी भी मैथ्स को समझने के तरीके 2 होते हैं, अर्थमेटिक और ग्राफिकल। कभी कभी हमको ग्राफिकल मेथड से बहुत अच्छे समझ में आता है, कभी कभी अर्थमेटिक फॉर्म में समझ में आता है। जो चीज़ ग्राफिकल मेथड से अच्छे समझ में आएगी, मैं हमेशा इसको ग्राफिकल मेथड से पहले पढ़ाऊंगा, फिर बाद में अर्थमेटिक तरीके से पढ़ाऊंगा। क्योंकि आपको सिंपल अर्थमेटिक इज जस्ट लाइक पेन पेपर कॉपी एंड सॉल्विंग। Geometrical interpretation is always the imagination. When your imagination is great, you can always solve the question in arithmetic. ठीक है, तो आपको ग्राफिकल मेथड अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको समझ में आने लगा कि वो कैसे वर्क कर रहा है, किस तरीके से ग्राफ फॉर्म हो रहा है, आपको ऑटोमेटिकली उस क्वेश्चन का सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, मैं इसको अर्थमेटिक फॉर्म में भी समझा सकता हूँ, ठीक है, और ग्राफिकल फॉर्म में। ठीक है, पहले मैं ग्राफिकल फॉर्म में समझाऊंगा, फिर अर्थमेटिक वे में समझाऊंगा कि एक्चुअली में होता क्या है बेस्ड ऑन द सॉल्यूशंस। ठीक है, सपोज ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, समझ लो। अभी हमने इससे पहले हमने ग्राफ ड्रॉ करे थे। ठीक है, पहला केस 1 यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन लिख सकते हैं। कोई भी एक इक्वेशन है, ठीक है, हमने उसकी पहली लाइन ड्रॉ करी, वो कुछ इस तरीके से बनाई गई। 2 इक्वेशन होती है, राइट। इससे पहले वाली हमने क्वेश्चन हमने ग्राफ बनाया था, तो हमने देखा था 2 इक्वेशन होगी, 2 वेरिएबल रहेगी, तो हमेशा 2 इक्वेशन का रहेगी, उसके बिना सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और दूसरे को जब हमने ड्रॉ करा तो वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, समझ वो इस तरीके से। ठीक है, ये पहली इक्वेशन थी, इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब आप समझना, ये दोनों लाइन ये जगह पे जाके इंटरसेक्ट हो गई, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। तो जब ये दोनों लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट होती है तो इनकी एक ही कॉमन वैल्यू मिलती है, यानी एक ही, सपोज ये पॉइंट x1 और y1 है, क्या है, x1 है और y1 है,
तो जब पूरी की दोनों लाइन आपस में सिर्फ एक ही जगह पे इंटरसेक्ट हो रही हो तो ऐसे वाले सॉल्यूशन को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्यों? मैंने क्या बोला था, हमको सिर्फ इसी पॉइंट पे सारे के सारे महाभारत रचने की चैप्टर है, ठीक है, हमको सिर्फ एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, यानी ये क्या है, सॉल्यूशन है। ये पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन है। तो ये जो सॉल्यूशन है सिर्फ एक ही वैल्यू देगा, यानी सिर्फ इसकी यूनिक वैल्यू होगी, सिर्फ एक ही x1 होगा, एक ही y1 होगा, जहां पर ये दोनों ग्राफ कटेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं होगा, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर, ना कहीं पर। सिर्फ एक ही पॉइंट है जहाँ पर दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है और दोनों की सिर्फ एक ही x1 y1 वैल्यू होगी। तो जहां पर यूनिक वैल्यू है, यानी यहाँ पर देखो इस अक्रॉस द लाइन बहुत सारी x1 मतलब बहुत सारी x वैल्यू होगी, ठीक है, x डैश x डबल डैश मल्टीपल वैल्यूज होगी, यहाँ पे y डैश y डबल डैश, सिमिलरली इसकी मल्टीपल वैल्यूज होंगी। बट यहाँ पर जाके दोनों लाइन की एक ही सिंगल वैल्यू आती है, एक सिंगल वैल्यू आती है, उसको हम मान के चलते हैं x1 y1, तो सिर्फ एक यूनिक वैल्यू है, इसलिए इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आया? ये था ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड। अब इसको अर्थमेटिक मेथड में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक में सिंपल कि अगर x1 और y1 इस पूरी एक इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 2 है, अगर हम इनको सॉल्व करने के बाद सिर्फ सिंगल वैल्यू निकाल सकते हैं, सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी होगी जहां पर ये दोनों लाइन आपस में ये टकरा रही है, बोलो एक ही सॉल्यूशन है, एक यूनिक सॉल्यूशन है, ऐसे को बोलते हैं हम, ठीक है, ऐसे को क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। थोड़ा सा और एलाबोरेट करते हैं। पहले तो हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन किसी भी इसकी, जैसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन पॉलिनोमियल्स में भी लिखी थी, इसमें भी लिखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में यहां पर लिख दे रहा हूं ax plus by a1x plus b1y plus c1 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हम मान के चल रहे हैं a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी दो इक्वेशन है, इक्वेशन 2, ठीक है। अगर हम उसको अर्थमेटिक वे में समझने की कोशिश करेंगे, अगर आप a1 अपॉन a2 करते हैं, ठीक है, फिर हम b1 अपॉन b2 करते हैं, ठीक है, और दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होती है, दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होती है, तो ऐसी इक्वेशंस को हम बोलेंगे इनका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इस चीज का, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, पिछले वाले ले लेते हैं x - 2y इक्वल टू 0, ठीक है, 3x + 4y - 20 इक्वल टू 0। अभी हमने इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करा था जस्ट 1 मिनट पहले, तो हमने क्या देखा था, ये उसका कुछ ग्राफ इस तरीके से जा रहा था, आई डोंट एग्जैक्टली मुझे रिमेंबर तो नहीं, बट आई थिंक ये कुछ इस तरीके से जा रहा था, सॉरी इस तरीके से जा रहा था, राइट। तो जहां पर कुछ वैल्यू इंटरसेक्ट हो रही थी आपस में, ठीक है, तो सिर्फ एक पॉइंट मिल रहा था, ठीक है। तो अब हम ग्राफिकल फॉर्म में तो हमने इसको समझ लिया था, इसकी जब हम इसका ग्राफ जब हमने ड्रॉ करा था उसमें हमने देखा था कि सिर्फ एक ही जगह पे इंटरसेक्ट होती है, इस जगह पे, तो वहां पर x1 और y1 वैल्यू थी, सिंगल वैल्यू थी, ऐसी वैल्यू थी, तो इस टाइप की इक्वेशन है। इस टाइप की इक्वेशन क्या होगी, यूनिक सॉल्यूशन। ये तो हो गया ग्राफिकल फॉर्म में समझना है इसको, अब अर्थमेटिक फॉर्म में समझना, a1 अपॉन a2, ठीक है। यहाँ पर a1 क्या है 1, a2 क्या है 3, ठीक है, ये क्या है -2, ये 4, काटेंगे तो 1 अपॉन 2, यहाँ पर 1 अपॉन 3 है, 1 अपॉन 2, तो which means they are not equal. So if they are not equal, then obviously it's a unique solution. What? It's a unique solution. If a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then it is not a, sorry, it is a unique solution. So it is a unique solution. So overall हमने unique solution को दो तरीके से समझा, ग्राफिकल मेथड से और अर्थमेटिकल तरीके से समझा, ठीक है। अब ग्राफिकल मेथड से तो आप सॉल्व करना समझ गए कि डिफरेंट प्लॉटिंग करते चले आओ। एक पॉइंट ऐसा है जहां पर दोनों ग्राफ कट जाएंगे आपस में, दोनों की वैल्यू x और y की वैल्यू दोनों ग्राफ में, जब हमने पिछली बार जब हमने बनाया था इसके वाला बॉक्स बनाया था x और y वाला, पहले इक्वेशन का दूसरे इक्वेशन में बनाया था x और y वाला, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर x1 y1, यहां पर भी x1 और y1,
यानी यहाँ पर सेम वैल्यू रहेगी, यहाँ पर भी सेम वैल्यू रहेगी, यहाँ पर भी सेम वैल्यू रहेगी, यहाँ पर भी सेम, ये दोनों सेम वैल्यू रहेगी। यानी ये पॉइंट वैसा होगा जहाँ पर ग्राफ एक दूसरे को काट रहा होगा, ये पॉइंट वैसा होगा जहाँ पर एक दूसरे को काट रहा होगा। तो यही हमारा सॉल्यूशन है, यही हमारा सॉल्यूशन, यानी क्या, ये पॉइंट है। सॉल्यूशन मतलब क्या है, पॉइंट, सॉल्यूशन मतलब क्या, ग्राफिकल मेथड। इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करते हैं। तो अर्थमेटिक वाला ये जो कंडीशन है, ये आपको सिर्फ इतना बताएगी कि यूनिक सॉल्यूशन में लाइक करती है, नो सॉल्यूशन में, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में। इन दोनों के भी तरीके हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। ये सिर्फ इतना बताएगा, बट इनको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं। पहला तो होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, जो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, तीसरा होता है फॉर्मूला मेथड होता है। ये तीन मेथड होते हैं। पहला मैंने वही बोला, इसको सॉल्व करने के दो तरीके, पहला ग्राफ के थ्रू, दूसरा अर्थमेटिक के थ्रू। अर्थमेटिक को सॉल्व करने के तीन तरीके हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और फॉर्मूला मेथड। और ग्राफिकल में डिफरेंट वैल्यूज रखना, ग्राफिकल मेथड ये है, ठीक है, ग्राफिकल मेथड ये है। डिफरेंट वैल्यूज रखना जहां पर x1 और y1 दोनों जगह कॉमन आ जाए, दैट इज द सॉल्यूशन। और इसमें भी हम क्या निकालेंगे, सिंपल x1 और y1 निकालेंगे, इसमें भी x1 और y1 निकालेंगे, x1 और y1 निकालेंगे। यानी x1 और y1 क्या निकालेंगे, एक ऐसी वैल्यू निकालेंगे जहां पर ग्राफ आपस में टकरा रहा हो, या फिर जहां पर ये वैल्यू, यानी अगर मैं यहां पर x1 और y1 रख दूं, यहां पर x1 और y1 रख दूं, तो ऑटोमेटिकली जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। आया समझ में किस तरीके से पूरा काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं नो सॉल्यूशन की, ठीक है, मैं बोर्ड ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन, हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है, सेकंड केस। ठीक है, सेकंड केस नो सॉल्यूशन। हम इसको सबसे पहले ग्राफिकल फॉर्म में पढ़ेंगे। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। नो सॉल्यूशन में क्या होगा, जब हम इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सपोज वो इस तरीके से जा रही है, ठीक है, सपोज वो इस तरीके से जा रही है ना, तो जो दूसरी लाइन होगी एग्जैक्टली इसके पैरेलल में जाएगी, ठीक है। जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल में जाएगी, आपने एक चीज पढ़ी है, टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। यानी इसको मैं कितना बड़ा भी ग्राफ बना लूं, अप टू द इंफिनिटी, ये कभी भी आपस में टकराएगी नहीं। सर अगर ये पैरेलल नहीं हुई, सपोज इस तरीके से होती है, अगर ये लाइन ये इस तरीके से है और ये हल्की सी टेढ़ी है, ठीक है, हल्की सी, तो ये भी तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब नो सॉल्यूशन है, कोई आपस में, क्योंकि नो सॉल्यूशन मतलब क्या, दो लाइन कभी भी आपस में टकरा ही नहीं रही। अगर दो लाइन आपस में कभी भी टकरा ही नहीं रही है, तो यानी उनकी जो x1 और y1 की वैल्यू है वो कभी आएगी ही नहीं। समझे बात को, उसको बोलेंगे हम नो सॉल्यूशन। इसको समझते हैं। तो क्या ये अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, बट क्या ये भी नो सॉल्यूशन की नहीं भाई। इसको आगे तक जब हम स्ट्रेच करोगे तो धीरे धीरे स्ट्रेच होते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे, तो यानी ये भी एक तरीके से यूनिक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाएगा। अगर आपको प्रॉपर नो सॉल्यूशन चाहिए तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब और समझते हैं, मैंने ये समझा दिया आपको पैरेलल होना जरूरी क्यों है। अगर पैरेलल नहीं हुई तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, आगे खींचते इसको भी खींचते यहाँ पर लेके जाएंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा जहाँ पर दोनों आपस में टकरा जाएंगे। जैसे कि टकरा रही थी, ठीक है, ये टकरा रही थी, तो कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली किसकी तरफ बढ़ेगा, यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब क्या, दो लाइन आपस में कभी टकरा ही ना, बट वो लाइन तो आपस में टकरा रही है, टकरा के क्या बन जाएगी, यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगी, ठीक है। किसी एक पॉइंट पे टकरा के यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगी, ठीक है। बट अब ये दो पैरेलल लाइन है, कितनी भी इनफिनिटी तक चले, इस साइड में चले, इस साइड से आपस में कभी टकराएंगे नहीं। अगर कभी टकराएंगे नहीं तो हमको जो हम क्या ढूंढ रहे हैं, x1 और y1, जहां पर दोनों लाइन आपस में टकरा रही है। अब जब टकराएंगे नहीं तो x1 और y1 हमारे मिलेगा ही नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप का सॉल्यूशन को तो नो सॉल्यूशन, नाम नहीं है नो सॉल्यूशन, पर इनका सॉल्यूशन है ही नहीं। समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, 2x plus 3y, 2x plus 3y minus 9 equal to 0, ठीक है। फिर एक लेते हैं 4x plus 2
ठीक है, ये हो गया। और समझना इनको जब आप प्लॉट करोगे ना तो ये पैरेलल लाइंस बनते चलेंगे इसी तरीके से, ठीक है। अब हम इसकी कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या है, अर्थमेटिक फॉर्म में समझने की कोशिश करें। कंडीशन क्या है, इफ a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 व्हिच इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर ये कंडीशन आपस में सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका नो सॉल्यूशन है। समझते हैं, ठीक है। 2/4 3/6 -9/-15, ठीक है, ठीक है। तो 2 1 जा 2 2 जा 4 3 1 जा 3 जा -1 7 है। यहाँ पर हमने क्या देखा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया। तो इसका मतलब है कभी भी आपस में इंटरसेक्ट होंगे ही नहीं, यानी जब आप इनका 3 मेथड जो हमने बताए थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, तीसरा फॉर्मूला, ये कभी भी सॉल्व हो ही नहीं सकते इन मेथड से, हो गई ट्रस्ट हो गई। अच्छा मैं आपको इस ये तो आपको पूरा समझ में आ गया नो सॉल्यूशन होता है कैसे। मैं इसका आपको एक जादू दिखाता हूँ, आप रखा ये दोनों लाइन समझना इस इक्वेशन को। इसमें 2 को कॉमन अगर मैं निकाल लूँ तो ये बचेगा 2x + 3y - 9 = 0, यानी ये इक्वेशन में से 2 को निकाल लिया, ये और ये, ठीक है। दोनों में किसका अंतर है, k का अंतर है, k का, यानी ये वाली कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर 2 है। आपने देखा होगा जब हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देते थे तो मैं k का मल्टीप्लाई करवाता था, ठीक है। मैं बोलता था क्या दोनों का ग्राफ सेम बनेगा। अंतर मालूम कहाँ पर है, समझना। अगर इसका पहला वाला का ग्राफ यूं जा रहा है क्योंकि इसमें 1 का मल्टीप्लाई था, 2 का मल्टीप्लाई करने से ये ग्राफ भी ये लीनियरिटी फॉलो करेगा, बस अंतर इतना आएगा कि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो गया, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बस ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और शिफ्ट हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो और शिफ्ट हो जाएगा। यानी बेसिक है तो ये एक ही, बस अपने आप में नंबर मल्टीप्लाई करके मुखौटा पहन के बैठा हुआ था ये नंबर। ये क्वेश्चन कैसा बैठा हुआ था, मुखौटा पहन के बैठा हुआ था, मुखौटा पहन के बैठा हुआ था। समझ में आ गया। एक कांस्टेंट k के मल्टीप्लाई होने से कितना अंतर आता है, सीधी लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी या नीचे की तरफ भी शिफ्ट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द नंबर एंड वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशंस। नो सॉल्यूशन की समझ में आया। अब बात करेंगे हम इनफिनिट सॉल्यूशंस की, ठीक है, इनफिनिट सॉल्यूशंस की। चलिए बोर्ड पर आप करते हो इनफिनिट सॉल्यूशन समझते हैं। ठीक है, तो तीसरी बात करेंगे इनफिनिट सॉल्यूशन, तीसरी केस 3। ठीक है, अब समझेंगे इनफिनिट सॉल्यूशन। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, वो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप पहली इक्वेशन में ड्रॉ करें, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है। जब हम इक्वेशन 2 को ड्रॉ करेंगे, जब हम इक्वेशन 2 को ड्रॉ करेंगे तो वो भी इसी के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी, इसी के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, ठीक है। ये ओवरलैप दिखा रही है, ठीक है। यहाँ भी इक्वेशन 1 है, यही इक्वेशन 2 है। जब ओवरलैप हो गई तो यानी इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं मल्टीपल हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। जितने सॉल्यूशन निकालना चाहो, यहाँ पर इन्फिनिटी तक, यहाँ पर भी इन्फिनिटी तक बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, इसलिए इसका नाम लिखा गया इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस। सिंपल, आ गया समझ में, आ गया, ठीक है। अब इसकी कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या है इसकी, a1/a2 should be equal to b1/b2, should not be equal to, should be equal to b1/b2 should not be equal to c1/c2। हमने पिछली कंडीशन में क्या देखा था, वो यहाँ पर इक्वल था, यहाँ पर नॉट इक्वल था। समझते हैं, अब एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो x + 2y - 4, x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y
-12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम समझेंगे इसको। हमने यहाँ पर क्या करा, 1/2 0.4 -4/-12 समझ। यहाँ पर दोनों इक्वल हो गए, अनइक्वल हो गए, यानी इसके इनफाइनाइट वाले सॉल्यूशंस हो गए। तो जब आप इसको अर्थमेटिक वे में सॉल्व करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, फॉर्मेट से, वहाँ भी इसके बहुत सारे मल्टीपल सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो बेसिकली फिलहाल इतना समझ लो, ठीक है। ये कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जो आपको पहले बता देंगे कितने सॉल्यूशंस आते हैं। तो ओवरऑल हमको सिर्फ इसको ही सॉल्व करना है। ये दोनों तो पहली बार में एलिमिनेट हो जाएंगे, ये दोनों तो आपको सॉल्व करने हैं। पहली कंडीशन लगाओ और मुक्ति पाओ, कंडीशन लगाओ, कंडीशन लगाई, आपको पता लगा। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको सिर्फ इसको ही सॉल्व करना है, इसको ही सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व नहीं करना है। किसी भी इक्वेशन में कंडीशन लगाओ, अगर यूनिक सॉल्यूशन आती है तो आप अर्थमेटिक तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, x1 और y1 निकालना, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमको x1 और y1 निकालना है। भाई x1 और y1 हम तभी निकालेंगे ना जब वो एग्जिस्ट करते हैं, और वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन में। यहाँ और यहाँ वो एग्जिस्ट नहीं करते, यहाँ और यहाँ वो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, ठीक है। तो इनको निकालेंगे, तो आप कंडीशन लगाओगे ये वाली डिफरेंट ये कंडीशन लगाने का आपको समझ में आ जाएगा कि वो इसमें लाइक कर रहा है, इसमें लाइक कर रहा है, इसमें लाइक कर रहा है। अगर इसमें लाइक कर रहा है तो हमको सॉल्व करना है, अगर इन दोनों पे लाइक कर रहा है काम खत्म बस लिख देना है। सो these equations have no solutions। अगर ये आएगा इसमें मतलब these equations have infinite many solutions, खत्म हो जाएगा, बस खत्म, क्योंकि x1 और y1 है ही नहीं, तो कहां से निकालोगे बाबू, तो कहां से निकालोगे, आसमान से लाओगे, जमीन खोद के निकालोगे, कहां से लाओगे। तो सिर्फ इसको ही सॉल्व करना है, यानी जब आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तभी आपको सॉल्व करना है, नहीं तो सॉल्व ही नहीं करना है। यानी जब आपका ये जो ग्राफ है, ये आपका जो ग्राफ है, जब ये लाइन की सॉल्यूशन कहीं पर कट रही होगी तभी आप सॉल्व करोगे। तब x1 और y1 एक्सिस्ट करेगा तभी, और सिर्फ x1 और y1 नहीं एक्सिस्ट करता। इनको सॉल्व करना है, इनको करना है, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं, इसके इतने सारे सॉल्यूशन हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक प्रिंसिपल होता क्या है, किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। हम आने वाली वीडियोस में कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और कुछ एक्सरसाइज को भी, आने वाले एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे 3.1 को, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, आपके और कमेंट सेक्शन में बताओ वीडियो कैसे लगी, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप बताते हो कि सर ये मुझे बहुत अच्छा है, मुझे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया, डाउट मत आइए, तो इट मोटिवेट्स अस टू मेक दिस काइंड्स ऑफ वीडियो, ठीक है। और जनरली इस टाइप की वीडियो से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने से सबसे अच्छे हेल्पफुल लोग होते हैं जो लोग थोड़ा रूरल एरियाज में रहते हैं, जो लोग कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उनके बहुत हाई फीस है, ठीक है। तो वो वहाँ तक वो उनकी फीस पे ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक इन वीडियोज़ को बनाने का पर्पज़ ये है ताकि उन लोगों तक भी वीडियो पहुँचे, ताकि जहाँ जहाँ तक ये वीडियो पहुँच रही है वो बच्चे एटलीस्ट वो पढ़ पाए, सीख पाए एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स क्या होता है। ज़रूरी नहीं कि जिनके पास पैसे बड़ी बड़ी लग्जरी कोचिंग जाए वही सीख पाए, तो मेरा इंटेंशन वही है ताकि आप तक नॉलेज पहुँचे जो मेरे पास है, ठीक है। तो इसी टाइम के साथ अलविदा कहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।